स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम करने वाले हैं रिलेशन एंड फंक्शन। स्टूडेंट्स, रिलेशन एंड फंक्शन का इंट्रोडक्शन मैं आपको देने वाला हूं। इसमें क्या क्या टर्म्स यूज होती है मैं बताने वाला हूं। और मोस्ट प्रोबेबली स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन इसलिए होती है क्योंकि ये 11th क्लास में भी है और 12th क्लास में भी है। तो स्टूडेंट्स, मैं 11th और 12th का गैप यहां पर फिल करने वाला हूं। अगर आप 11th क्लास में हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आप 12th क्लास में हैं तो भी ये वीडियो आप जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें मैं 11th की टर्म्स भी यूज करूंगा और 12th की टर्म्स भी यूज करूंगा, यानी कि कंप्लीट कॉन्सेप्ट करने वाला हूं। देखिए स्टूडेंट, जैसा कि यहां पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले मैंने लिखा यहां पर सेट्स, यानी कि सेट थ्योरी जो आपने 11th क्लास में पढ़ी है या पढ़ी होगी। तो उस सेट थ्योरी में क्या कहा गया है, यहां पर सेट थ्योरी कहती है अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी कि सेट क्या है? सेट है कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, लेकिन कौन से कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो वेल डिफाइंड है। स्टूडेंट्स, 19th सेंचुरी में अगर आपको पता हो, अगर आपने 11th में देखा होगा, तो फर्स्ट चैप्टर के अंदर ही लिखा हुआ है 19th सेंचुरी में जॉर्ज कैंटर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री एक टॉपिक पर वर्क कर रहे थे। और जब वो वर्क कर रहे थे तो उन्हें एक प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा कि जो भी ऑब्जेक्ट वो कलेक्ट कर रहे हैं, अगर उसको दूसरी किसी डायमेंशन से देखा जाए तो स्टूडेंट्स वो वेल डिफाइंड नहीं था, इसलिए उनकी थ्योरी वो गलत साबित हो रही थी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा एक टॉपिक क्रिएट करते हैं जिसका नाम ही रखते हैं, जिसे सेट्स बोला गया, यानी कि कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। और ये आप आम भाषा में जानते हो, जैसे कि आप कहते हो कि एक पेपर का सेट बना दीजिए, या फिर आप कहते हो कि मेरे बालों को सेट कर दीजिए। या सेट नाम का शब्द जो है वो बहुत जगह आप अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं, ऑफ कोर्स आप करते होंगे, लेकिन यहां पर सेट का मतलब है बिल्कुल क्लियर कट कि आप कुछ नंबर्स लेंगे, उस नंबर्स को सामने रखकर आपको बताया जाएगा कि ये सेट है और ये सेट नहीं है। तो स्टूडेंट, इसका क्या यूज होने वाला है हमारा प्रैक्टिकल लाइफ में, ये मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट क्यों इंट्रोड्यूस किया, इसको जब हम समझ पाएंगे, जब इस टॉपिक को हम कंप्लीट करेंगे। अभी फिलहाल सेट क्या है, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हम क्या करते हैं, हम लेट कर लेते हैं ए इज अ सेट, और उसके अंदर कुछ नंबर्स लिख लेते हैं, कुछ एलिमेंट्स लिखते हैं। हम लिखते हैं 1, 2 एंड 3। These are 3 elements in the set A। सेट ए के अंदर ये 3 एलिमेंट्स आपको दिखते हैं। अब स्टूडेंट्स, यहां पर लिखा हुआ है रोस्टर फॉर्म एंड बिल्डर फॉर्म। मतलब ये हुआ कि सेट जो है, सेट को दो फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, एक रोस्टर फॉर्म होती है और एक बिल्डर फॉर्म होती है। तो स्टूडेंट्स, रोस्टर फॉर्म क्या है? रोस्टर फॉर्म है ये फॉर्म, यानी कि ये जो न्यूमेरिक में लिखी गई फॉर्म होती है, जिसमें एलिमेंट्स को अलग अलग कैटेगराइज किया जा सकता है, उसे कहते हैं हम रोस्टर फॉर्म। और स्टूडेंट्स, अगर बिल्डर फॉर्म की बात करें तो इसी को मैं लिख देता हूं दोबारा से, इसी जो स्टेटमेंट को मैं दोबारा से लिख रहा हूं, बट एक स्टेटमेंट, एक इंग्लिश की स्टेटमेंट में लिखने वाला हूं, और उसका भी एक स्ट्रक्चर है, वेल मैनर्ड स्ट्रक्चर, याद रखिएगा। यहां पर लिखा हुआ है x such that x is a natural number less than 4, यानी कि एक नेचुरल नंबर जो कि 4 से छोटा है। अब यहां पर ये जो सिस्टम है लिखने का, इसको भी आप समझिएगा। वैसे तो आप जानते होंगे, लेकिन जो स्टूडेंट नहीं जानते उन्हें बता दूं, ये जो निशान है इसे कॉलन कहते हैं, कॉलन। और यहां पर इसे पढ़ा जाएगा सच दैट, इस निशान को पढ़ा जाएगा सच दैट। जब हम इसे रीड करेंगे तो रीडिंग करते वक्त हम क्या करेंगे, इसे सच दैट पढ़ेंगे। लिखा है x सच दैट, ये x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 4। अब इसको कंप्लीट कर लेते हैं, समझते हैं क्या लिखा है। जो कॉलन से पहले वाले नंबर्स लिखे, यानी कि यहां पर x लिखा हुआ है, कॉलन से पहले कुछ और भी लिखा हो सकता है, जैसे कि सपोज कर लेते हैं, जब रिलेशन पे आएंगे तो x, y भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको, इस तरीके से x, y, यानी कि कॉलन से पहले जो भी कुछ लिखा हुआ है, जो भी कुछ संख्या भी हो सकती है, जो भी कुछ लिखा हुआ है, उस वेरिएबल को आपको ये समझना है क्या लिखा हुआ है। जैसे कि यहां पर कॉलन से पहले x है, तो इसका मतलब है 4, ऑल वैल्यू ऑफ x, इसका मतलब ये है। कॉलन से पहले लिखे हुए x का एक मीनिंग है, और बहुत सिंपल सा मीनिंग है स्टूडेंट, मैंने अभी आपको बता दिया। आपको हमेशा अपने दिमाग में रखना है कि कॉलन से पहले जो लिखा हुआ है उसका मतलब है फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x, यानी कि x की सभी वैल्यू के लिए, सच दैट
और क्या होगा वो होगा, यहां से हमारा स्टेटमेंट स्टार्ट हुआ है, x is a natural number less than 4। स्टूडेंट्स x is a natural number less than 4। अगर ये जनरल क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं, यहां से लिखना शुरू कर दूं, मैं लिखूं a is equal to x is a natural number less than 4, less than 4, यानी कि x एक नेचुरल नंबर है जो 4 से छोटा है। अब स्टूडेंट 4 से छोटा नेचुरल नंबर, 4 से छोटा नेचुरल नंबर, तो आप कहेंगे सर इसको बहुत सिंपली लिख सकते हैं। अगर मैंने किसी एक स्टूडेंट से पूछा तो वो कहेगा 1, ये उसने आंसर लिख दिया। 4 से छोटा नेचुरल नंबर 1 होता है, बिल्कुल सही बात है। 4 से छोटा नेचुरल नंबर 1 और 2 ये दोनों होते हैं। 4 से छोटे नेचुरल नंबर ये 1 2 3 तीनों होते हैं। 4 से छोटा नेचुरल नंबर 1 और 3 ये भी हो सकता है। ऐसे कई सारे मल्टीपल आंसर्स आ गए। अब ये मल्टीपल आंसर्स आना नॉट वेल डिफाइंड की कैटेगरी में आता है। अब स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे वेल डिफाइंड का मीनिंग क्या है। वेल डिफाइंड का मतलब होता है जब सब जने एक जैसा जवाब दें, एक जैसा आंसर दें, तो उसे कहते हैं वेल डिफाइंड। और इस स्टेटमेंट का जो स्टेटमेंट मैंने लिखी है, इसके मल्टीपल आंसर्स आ रहे हैं, क्योंकि 4 से छोटा नेचुरल नंबर ये भी है, ये भी है, ये भी है और ये भी है, बहुत सारे नंबर्स हैं। तो इसका मतलब ये सेट नहीं है, ये कंडीशन जो ये लिखी हुई है ये सेट नहीं है। अब देखो इसमें और इसमें कितना छोटा सा अंतर है स्टूडेंट्स। यहां पर लिखा है x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 4 और यहां पर लिखा है x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर। तो यहां पर इस स्टेटमेंट की बहुत इंपॉर्टेंस हो जाती है। अगर आप नहीं लिखेंगे तो इसका मतलब, या फिर आप देखेंगे मोस्टली तो आपको ऐसे लिखा हुआ दिखेगा, अगर आप इसे इग्नोर कर देंगे तो वो सेट की स्टेटमेंट है। तो एक बात तो ये समझ में आई कि x का मतलब फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि अगर नेचुरल नंबर मुझसे पूछा जा रहा है लेस देन 4 तो सारे बताने हैं। तो 4 से छोटे सारे नेचुरल नंबर अगर कोई पूछेगा आपसे तो आप कहोगे सर बहुत सिंपल है, 1 है, 2 है, 3 है, यही सारे हो सकते हैं और कोई तो हो नहीं सकते। और नेचुरल नंबर के बारे में आपको पता होना चाहिए, जो 1 से स्टार्ट होते हैं और एक एक संख्या, एक एक नंबर जुड़ते चले जाते हैं, उसे नेचुरल नंबर कहते हैं। तो फिलहाल ये दो फॉर्म हो गई एंड दीज टू फॉर्म्स आर कॉल्ड, इसे कहते हैं हम रोस्टर फॉर्म, और इसे कहते हैं हम सेट बिल्डर फॉर्म। तो आपको समझ में आया स्टूडेंट्स, दो फॉर्म होती है, एक रोस्टर एक बिल्डर। ठीक है, उसके बाद आता है ऑर्डर्ड पेयर। अब ऑर्डर्ड पेयर क्या है स्टूडेंट्स, ऑर्डर्ड पेयर को समझने की कोशिश करते हैं। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स ऑर्डर्ड पेयर की। तो ये ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, देखिए ऑर्डर का मतलब क्या है, ऑर्डर को समझ लेते हैं। जैसे कि अगर मैंने कहा कि कुछ स्टूडेंट्स लाइन से बैठ जाइए, तो वो लाइन से बैठ गए, मैंने उन्हें काउंट करना शुरू किया। सबसे पहले वाले को बोलेंगे हम फर्स्ट, सेकंड वाले को सेकंड, थर्ड वाले को थर्ड। यानी कि ऑर्डर में कोई स्टूडेंट बैठा हुआ है तो हम उसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ काउंट करेंगे। यहां पर ऑर्डर का मतलब होता है सिस्टमैटिक वे। यहां पर ऑर्डर का मतलब क्या होता है, एक सिस्टमैटिक वे। तो ऑर्डर पेयर की जब हम बात करते हैं, ऑर्डर पेयर की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो ऑर्डर का मतलब क्या हो गया, एक सिस्टमैटिक वे से कोई ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और पेयर का मतलब हो गया वो ऑर्डर जो रख रहे हैं वो दो ऑब्जेक्ट्स पर है, पेयर का मतलब तो दो ही होता है। अब ऑर्डर्ड पेयर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, x, y करके। और ये आपने रिप्रेजेंटेशन जरूर देखा होगा, इसे हम पॉइंट भी बोलते हैं स्टूडेंट्स। ये x है, ये y है। ये x एक्सिस पर लोकेट होने वाला पॉइंट होता है और ये y एक्सिस पर लोकेट होने वाली वैल्यू होती है। तो इसे मिलाकर कह देते हैं हम पॉइंट। यहां पर फिलहाल इसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऑर्डर्ड पेयर से। अब ऑर्डर्ड पेयर जब आया तो क्या चीज इंक्लूड हुई, तो मैंने आपको कहा है कि यहां पर एक सेट दे रखा है। सेट किस फॉर्म में हो सकता है, सेट हो सकता है रोस्टर फॉर्म में, सेट हो सकता है बिल्डर फॉर्म में। हमने बिल्डर फॉर्म में कोई कॉन्सेप्ट सोचा, याद रखना ये प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है जिसको मैं लास्ट में कनेक्ट भी जरूर करूंगा। तो मैंने आपको बताया हमने कोई कॉन्सेप्ट दिमाग में सोचा है, उस सोचे हुए कॉन्सेप्ट को हमने इस मैनर में लिखा। हमने x सच दैट x करके क्यों लिखा, क्योंकि हमें लिखना है वो वैल्यू लिखनी है जिसका अगर रोस्टर फॉर्म बनाए तो सभी का सेम आंसर आए। पहला कॉन्सेप्ट तो यहां पकड़ लीजिए। उसके बाद जब आपने ये रोस्टर फॉर्म बना दिया, रोस्टर फॉर्म के अकॉर्डिंग हम उसे ऑर्डर्ड पेयर, रिलेशन, फंक्शंस एंड बाइनरी ऑपरेशन तक लेके चलेंगे। तो फिलहाल हमने ये बनाया है एक
ये बनाया हमने एक सेट 1 2 3। अब हम चाहे तो ए सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट ए सेट के साथ कर दें और हम चाहे तो ए सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट बी सेट के साथ कर दें। फिलहाल ए का ए के साथ भी कार्टेशियन प्रोडक्ट हो सकता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट यहां एक टर्म आती है कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है भाई? सीधी सी बात है, कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है कार्टेशियन प्लेन से बना है, तो ये किससे बनेगा? जो ऑर्डर्ड पेयर इस तरीके से लिखा होगा, इस फॉर्म में आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट करना पड़ेगा। तो क्या होता है, जैसे कि एक सेट ए है, अगर मैंने अपनी मर्जी से सेट बी भी लिख दिया और वो लिख दिया 4 एंड 5, सपोज कर लेते हैं 4 एंड 5, मैंने सेट बी भी लिख दिया। मैं चाहूं तो ए सेट के सामने ए सेट लिख सकता हूं और इन दोनों के बीच में भी प्रोडक्ट कर सकता हूं। फिलहाल यहाँ पर ए के साथ बी की प्रोडक्ट हो रही है, तो यहां लिखूंगा मैं ए मल्टीप्लाई बाय बी। ए मल्टीप्लाई बाय बी, इस निशान को रिप्रेजेंट करूंगा और ये कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाता है। तो 1 और 4 ऐसे देखो रिलेशन बनाएंगे, लिखेंगे 1, 4, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे 1, 5, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे 1, 2, 4, देन उसके बाद क्या आएगा 2, 5, उसके बाद 2, 5, देन उसके बाद क्या आएगा 3, 4 एंड देन लास्ट में आ जाएगा आपके पास 3, 5। तो ये बेसिकली आपके सामने जो सिचुएशन आई है इसे हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं स्टूडेंट। कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब कि दो पार्टिकुलर जो आपके सामने ऑब्जेक्ट्स हैं, एलिमेंट्स हैं, उनको एक सिस्टमैटिक वे से लिखना, एक ऑर्डर में लिखना। इस 1 4 को 4 1 नहीं लिखा जा सकता, जो जहां पर है वो वही रहेगा। अगर मैं इसको लोकेट करूं अपने ग्राफ पर, तो आप देखते हो कि 1 और 4 मतलब x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1 2 3 4 यहां पर मिलेगी। अगर मैंने इसको रिवर्स कर दिया, 1 4 की जगह 4 1 कर दिया, 4 1, तो मैं क्या करूंगा x की वैल्यू 4 1 2 3 4 और उसके बाद y की वैल्यू 1। तो देखो दोनों वैल्यूज अलग अलग हैं, यानी कि एक पॉइंट यहां है, एक पॉइंट यहां है, तो आप इन दोनों को एक नहीं बना सकते। यानी कि यहां पर 1 4 को 4 1 नहीं लिखा जा सकता, इसलिए स्पेसिफिक इसे बोला गया है ऑर्डर्ड पेयर। चलिए इतनी बात आपको समझ में आ गई। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? दो अलग अलग आपके सामने सेट होने चाहिए। दो पेयर है तो दो, है ना? ट्रिपलेट होता तो यहां पर 3 होते, फिलहाल हम 2 की बात कर रहे हैं। तो 2 आपको सेट दे रखे होंगे, उन 2 सेट की जब बात करेंगे तो उनके बीच में एक पार्टिकुलर तरीके से लिखा गया एक सिस्टम, एक पार्टिकुलर तरीके से रिप्रेजेंट करे हुए लिखा हुआ पेयर। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर ए आगे लिखा है तो ए के एलिमेंट्स 1 2 3 भी आगे रहेंगे। देखो 1 देखो आगे है, 2 देखो आगे है, 3 देखो आगे है। उसके बाद अगर बी पीछे लिखा हुआ है तो बी के एलिमेंट्स 4 एंड 5 पीछे रहेंगे, तो आप देख सकते हैं 4 एंड 5 पीछे। ठीक है, यहां तक हम पहुंच गए हैं। हमने कहा सेट क्या होता है? एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, यानी कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को कलेक्ट करना सेट नहीं बोलते हैं। सेट बोलते हैं जब वेल डिफाइंड स्ट्रक्चरली डिजाइन जो ऑब्जेक्ट हम कलेक्ट करते हैं। वेल डिफाइंड का मतलब ये हुआ कि जिसका सभी जने आंसर जब दें तो सेम आंसर दें। तो इसका आंसर आया, इसको रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया तो ये आंसर आया। इस रोस्टर फॉर्म से रिप्रेजेंट करे हुए आंसर को सेट बोला गया है। कुछ एलिमेंट्स हैं और उसी रोस्टर फॉर्म को हमने क्या किया? मल्टीप्लाई कराया है। यहां पर ए की मल्टीप्लाई ए के साथ भी हो सकती है, आप चाहे तो ए को ए के साथ मल्टीप्लाई करा सकते हैं, लाइक दिस 1 2 3 एंड देन फिर ए लिखेंगे और ये आ जाएगा 1 2 3 और इसका मतलब हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए इंटू ए। ए के साथ ए का अपना रिलेशन भी बन सकता है और ए बी के साथ भी रिलेट कर सकता है। तो फिलहाल ये ए के साथ बी का ए का रिलेशन है, तो कितना हो जाएगा 1 1, उसके बाद 1 2, उसके बाद 1 3, then 2 1, then 2 2, then 2 3, after that 3 1 and then 3 2 and then 3 3। तो आप समझ सकते हैं स्टूडेंट्स कि ऐसा जरूरी नहीं है कि आप ए के साथ बी का रिलेशन बनाते हैं, ए के साथ ए का रिलेशन भी हो सकता है। ओके, फिलहाल ये ऑर्डर्ड पेयर है, ऑर्डर्ड पेयर में रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये जो ऑर्डर्ड पेयर में रिप्रेजेंट किया है इसी को बोला जाता है रिलेशन। क्योंकि रिलेशन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? बहुत सिंपल सी कंडीशन है। आप अपने आसपास आपके सराउंडिंग्स में जो भी सिचुएशंस क्रिएट कर सकते हैं, उस सिचुएशन के साथ इस वर्ड को कनेक्ट करें कि रिलेशन क्या होता है। तो आपको पता होगा, जैसे कि मेरी माताजी है और मैं अपनी माताजी को अगर किसी को डिफाइन कराऊं तो क्या कहूंगा कि ये कौन है मेरे रिलेशन में? मेरी माताजी है। जब मेरी माताजी उस व्यक्ति को बताएंगे तो मेरे को क्या बताएंगी? कि मैं उनका बेटा हूं।
तो इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स कि अगर हम रिलेशन की बात करते हैं तो रिलेशन टू साइडेड इंपैक्ट डालता है, यहां से वहां भी जा सकते हैं, वहां से यहां भी आ सकते हैं। तो स्टूडेंट इसी फॉर्म को आगे बढ़ाते हुए हम देखेंगे, जैसे कि एक का रिलेशन 4 के साथ है और 4 का रिलेशन 1 के साथ है। अब क्या रिलेशन है इसको आइडेंटिफाई करा जाता है, इसी को रिलेशन बोला जाता है। तो मेजरली आपको बात करें तो रिलेशंस तो बहुत सारे रिलेशंस होते हैं, आपने 11th में ये सारा कुछ पढ़ा हुआ है। ध्यान रखना ये टॉपिक मैं जब यहां पर आपके लिए लेके आया हूं जबकि आपने 11th का सेट थ्योरी और 11th क्लास का रिलेशन फंक्शन पढ़ रखा है, और ये इंट्रोडक्शन की फॉर्म में आप देख रहे हैं किसके इंट्रोडक्शन की, 12th क्लास के रिलेशन फंक्शन। 12th क्लास का जो पहला चैप्टर है रिलेशन फंक्शन, आप उसका इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। तो आपने 11th का सेट थ्योरी, ऑर्डर्ड पेयर और रिलेशन 11th क्लास का आपने पढ़ा है। अगर आप 11th क्लास में है तो आपने ये जो इंट्रोडक्शन ये जो देखना है, ये किस फॉर्म में देखना है, किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। आप 11th क्लास का सेट थ्योरी और रिलेशन फंक्शन पढ़ चुके हैं। अब आपके लिए ये कंक्लूजन है। याद रखना स्टूडेंट, ये जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं ये 2 क्लासेस के लिए पैरेलल इंपैक्ट डालेगा कि अगर आप 11th क्लास में हैं तो आपके लिए ये रिलेशन एंड फंक्शन जो है ये कंक्लूजन है, और अगर 12th क्लास में है तो ये रिलेशन एंड फंक्शन आपके लिए इंट्रोडक्शन है। और अगर आप अदर किसी जेईई मेंस की या फिर किसी और कॉम्पिटिटिव की तैयारी के लिए आए हैं तो आपको मैं बता देता हूं कि आपको ये इसी इंट्रोडक्शन फॉर्म में देखना है, क्योंकि अपने 11th भी पढ़ी हुई है, 12th का भी कंटेंट पढ़ा हुआ है, तो आपको बारीकी से देखना होगा। हर चीज इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, मैंने हर स्टूडेंट्स के लिए टारगेट डिसाइड किया हुआ है कि कैसे आपको देखना है। अब फिलहाल इसे एक एक करके कॉपी पे भी लिखते जाए और देखते भी जाए। अब रिलेशन की बात करते हैं तो रिलेशन में 11th में बहुत सारे रिलेशंस थे। देखिए मैं आपको भी बताता हूं, हमने 2 वैल्यू ली है, हम इसको लेंगे सिर्फ इसको, हम इसको छोड़ देते हैं। ये 2 वैल्यूज है हमारे पास, क्या, एक है 1 2 3 और एक है 4 5। हम इससे बनाए हुए रिलेशंस को लिख लेते हैं। पहले हमारे पास ए एक वैल्यू थी, हमारे पास क्या था 1 2 3, ये आपके सामने सेट था। बी एक अनदर सेट था 4 5, और हमने क्या किया ए मल्टीप्लाई बी यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला, और वो आया आपके सामने 1 4 1 5 2 4 2 5 3 4 एंड 3 5। ये हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लिया है स्टूडेंट। अब हम क्या, अब हम करने वाले हैं, बात करने वाले हैं रिलेशन की। तो स्टूडेंट रिलेशन की बात जब मैं करता हूं तो रिलेशन में देखिए, अगर मैं बात करता हूं रिलेशन की तो रिलेशन में सबसे पहला नाम आता है एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन, उसके बाद स्टूडेंट इसमें दूसरा नाम आता है यूनिवर्स रिलेशन। और स्टूडेंट तीसरा नाम आता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। और चौथा नाम आता है सिमेट्रिक रिलेशन। एंड द फिफ्थ वन इज ट्रांजिटिव रिलेशन। स्टूडेंट्स ये 5 मेजरली आपको नाम याद रखने हैं। कौन कौन से 5 नाम हैं आपके सामने? सबसे पहला है एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी का मतलब आप जानते हैं, खाली रिलेशन, कुछ नहीं होना चाहिए। तो देखो ये जो ऑर्डर्ड पेयर आपके सामने बने हैं, ये जो ऑर्डर्ड पेयर है, इन ऑर्डर्ड पेयर से आपको रिलेशंस फाइंड करने हैं। इन ऑर्डर्ड पेयर से कितने रिलेशंस बना सकते हो? तो मैं आपको बता देता हूं यहां पर कि ऑर्डर्ड पेयर से हम यहां पर एम्प्टी रिलेशंस फाइंड करेंगे। एम्प्टी रिलेशंस, तो एम्प्टी रिलेशन कैसे फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स? जैसे कि मैं अपनी मर्जी से कुछ सिचुएशंस क्रिएट कर रहा हूं, आप भी देखें और समझें। देखो मैंने क्या कहा, मैंने यहां पर एक इसका एग्जांपल दिया, और एग्जांपल ये दिया कि ए एक ऐसा सेट है x such that x such that x, sorry not x, this is a relation, so x y such that x y एक ऐसा रिलेशन है कि x plus y is equal to 9, where x belongs to A and y belongs to B.
बहुत सिंपल सी सिचुएशन लिखी है मैंने कहा वो सभी x और y से रिलेटेड एलिमेंट्स लिखने हैं, यानी ऑर्डर्ड पेयर लिखने हैं, वो सभी ऑर्डर्ड पेयर जिसमें से x और y को जोड़ने के बाद रिजल्ट 9 आना चाहिए, और जिसमें कि x जो है वो a से बिलोंग करता है और y जो है वो b से बिलोंग करता है। तो a से बिलोंग करने वाला x लेना है, y से बिलोंग करने वाला आपको b से बिलोंग करने वाला y लेना है, और इस सिचुएशन को सॉल्व करना है। तो आप क्या ऐसी कोई फॉर्म बना सकते हो रोस्टर फॉर्म? कोशिश कर लेते हैं, आप कोशिश करते हैं कि क्या बना सकते हैं। x की वैल्यू सपोज करते हैं मैंने 1 ले लिया, y की वैल्यू ले ली मैंने 4, जोड़ेंगे तो आएगा 5, नॉट इक्वल टू 9, 9 के इक्वल नहीं है, 5 इज नॉट इक्वल टू 9। इसी तरीके से अगर मैंने यहां पर इसकी मैक्सिमम वैल्यू 3 ले ली और यहां पर इसकी मैक्सिमम वैल्यू 5 ले ली तो भी आ जाएगा 8, नॉट इक्वल टू 9। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों से मिलकर ऐसी कोई सिचुएशन नहीं बन रही है स्टूडेंट्स जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो हमारे पास जो रोस्टर फॉर्म आएगी वो खाली रह जाएगी ऐसी, और इस खाली रहने वाली रोस्टर इस कंडीशन को कहते हैं हम फाई। फाई से रिप्रेजेंट करते हैं इसे, जब हमारे पास ये जो कर्ली ब्रैकेट है इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं लिखा जा सकता, उसे ही बोलते हैं एम्प्टी रिलेशन। तो स्टूडेंट बहुत सिंपल सी सिचुएशन है, एम्प्टी रिलेशंस। अब देखो इस सिचुएशन से, यानी कि ए और बी, ए के अंदर 3 एलिमेंट है और बी के अंदर 2 एलिमेंट्स है, इनसे कितने एम्प्टी रिलेशंस बनाए जा सकते हैं? स्टूडेंट आपके सामने ये रही सिचुएशन, आप 9 की जगह 10 लिख लीजिए, आप 9 की जगह 11 लिख लीजिए, आप लेस देन करके कुछ करिए, ग्रेटर देन कुछ करके करिए, कुछ भी सिचुएशन अपने दिमाग में क्रिएट करिए, वो सारी सिचुएशन जो इसमें 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 इसके अंडर में नहीं आती हो, यानी कि जो इसके अंडर में नहीं आती है, वो सारी सिचुएशंस एम्प्टी रिलेशन है। और ऐसी बेटा इन्फिनिटिव नंबर्स होते हैं, यानी कि ऐसी सिचुएशंस हम इन्फिनिटिव तक बनाते चले जाएंगे। उन इन्फिनिटिव तक बनाए जाने वाले नंबर्स को या सिचुएशंस को हमने एक नाम में समेट दिया और उसे बोला एम्प्टी रिलेशंस। यानी कि अगर इसके अलावा कुछ और भी ऐसा लिख दें जो इसमें कवर नहीं होता, उसे भी एम्प्टी रिलेशन ही बोलेंगे। बहुत क्लियर है स्टूडेंट्स, बहुत क्लियर है, आपको समझ में आ गया कि एम्प्टी रिलेशंस क्या है? वो सारी सिचुएशन जो इसके अंडर में नहीं आती। अब बात करते हैं यूनिवर्सल रिलेशन की। तो यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है उसको समझते हैं। देखो, यूनिवर्सल रिलेशन को हम यू से रिप्रेजेंट कर लेते हैं वैसे, लेकिन अगर मैं इसकी सिचुएशन बताऊं तो जैसे मैंने एक सेट ए लिखा, सपोज कर लिया एक सेट ए है, उसके अंदर लिखा x, y, उसके बाद सच दैट, उसके बाद लिखा मैंने x प्लस y, यहां पर वैल्यू थी आपके पास 5, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 5, वेयर x is belongs to a and y is belongs to b। स्टूडेंट ऐसा नहीं लग रहा कि सब कुछ मैं क्रिएट कर रहा हूं या फिर सब कुछ बुक के अंदर क्रिएट हो जाता है। स्टूडेंट्स ये सिचुएशन क्या है? प्रैक्टिकली इसको कनेक्ट करने वाले हैं हम, तो इसलिए आप पहले आप उसके बेसिक्स को सीख लीजिए, उसके बाद जब प्रैक्टिकल कनेक्ट होगा तो आप कहेंगे यस ऑफ कोर्स ये सब चीजें जो आप बना रहे हो अपनी तरफ से ये एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है। लेकिन उसके लिए आपको पूरी बात सुननी पड़ेगी, पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी, हर एक कॉन्सेप्ट के बारे में ब्रीफ नॉलेज होनी चाहिए आपको। तो वो ब्रीफ नॉलेज, ये ब्रीफिंग ही कर रहा हूं मैं। यहां पर लिखा है x, y, यानी कि एक ऑर्डर्ड पेयर, सारे ऑर्डर्ड पेयर लिखने हैं, एक नहीं लिखना, सारे, वो सभी। इसका कॉलम से पहले का मतलब ऑल ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग्स टू x, y। तो यहां पर क्या लिखा है x प्लस y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। बच्चे ये निशान ग्रेटर देन का होता है, मतलब x और y को जोड़ेंगे तो 5 या 5 से बड़ा होना चाहिए। चेक करते हैं इसके अगर हम बनाएंगे रोस्टर फॉर्म तो क्या होगा? x की वैल्यू यहां से लेनी है, y की वैल्यू यहां से लेनी है, और दोनों का जोड़ 5 या 5 से बड़ा होना चाहिए। तो मैं लिखूंगा यहां पर 1 4 1 5, उसके बाद 2 4, उसके बाद 2 5, उसके बाद 3 4 एंड देन 3 5। आप समझ सकते हैं स्टूडेंट्स, आप देखिए जरा गौर से, 1 और 4 को जब हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 5 आएगा, कंडीशन सेटिस्फाइड। 1 और 5 को जोड़ेंगे तो 6 आएगा, कंडीशन सेटिस्फाइड। 2 और 4 को जोड़ेंगे तो 6 आएगा, कंडीशन सेटिस्फाइड। मतलब ये हुआ है स्टूडेंट्स कि इन सबको जब हम देख रहे हैं, इसको जब देखा, इसका रोस्टर फॉर्म बनाया, तो ये कंप्लीट सिचुएशन हमारी आ गई, ये जो कंप्लीट है यानी कि ऑर्डर्ड पेयर की। तो इसे क्या बोल दिया? यूनिवर्सल रिलेशन। अब आप कहेंगे सर यूनिवर्सल रिलेशन भी मल्टीपल्स हो सकते हैं? यस ऑफ कोर्स हो सकते हैं, उनको एक ही नाम में समेटा गया है। यानी कि अगर 5 की जगह पर मैं लिख दूं, क्या लिख दूं? मैं लिख दूं 4, ये लो 4 लिख दिया मैंने, अभी भी सिचुएशन क्या बदल गई? नहीं बदली। ऐसे नंबर्स ढूंढिए जिसमें जोड़ जो है 4 या 4 से बड़ा आना चाहिए। भाई 4 से बड़ा ही आ रहा है सारा का सारा। अगर मैं यहाँ पर इक्वल टू का निशान हटा के लिख दूं, एक नया रिलेशन बना दूं, ये सारे डिफरेंट काइंड ऑफ रिलेशंस है,
पहले वाला रिलेशन अलग था, दूसरा वाला रिलेशन अलग है, तीसरा वाला रिलेशन अलग होगा। इस तरीके से आप कितने रिलेशंस बना सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आप इसके भी मैनी इन्फिनिटिव रिलेशंस बना सकते हैं। उन इन्फिनिटिव रिलेशंस को बोला जाता है यूनिवर्सल रिलेशन या यूनिवर्स रिलेशन बोलते हैं। तो आपको समझ में आया कि एम्पटी रिलेशंस भी बहुत सारे होते हैं, उसमें एक नाम में समेट दिया गया, और यूनिवर्सल रिलेशन भी बहुत सारे होते हैं, उसमें भी एक ही नाम समेट दिया गया। अब बात करते हैं हम अपने इंपॉर्टेंट रिलेशंस की, और वो रिलेशंस क्या है? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो स्टूडेंट जैसे कि मैंने कहा कि ये स्पेसिफिक है। अब अगर आप 11th क्लास में हैं तो आप ये चीज ना देखें, बस देखने से काम चल जाएगा, इस पर ज्यादा प्रेशर ना डालें, क्योंकि आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशन जो है ये 12th क्लास में मिलने वाला है। लेकिन इतनी नॉलेज आपको होनी चाहिए थी, इतनी नॉलेज अभी तक। अब बात करते हैं 12th क्लास की। वहां पर है आपके पास रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्स करना क्या कहलाता है? रिफ्लेक्सिव में सिंपल सी बात है, आप पहली बात तो रिलेशन को जब हम डिफाइन करते हैं तो नाम क्या लिखते हैं? देखो ये आपके पास रिलेशन है R, R is relation, R is belongs to X, Y, and this X is called domain and this Y is called range. अब यहां पर एक स्पेसिफिक नाम से आइडेंटिफाई करेंगे, आगे वाले को यानी कि X को हम डोमेन बोलेंगे और पीछे वाले एलिमेंट्स को यानी कि Y को हम रेंज बोलेंगे। और याद रखना ये जो आपके सामने Y है, दिस इज कॉल्ड इमेज, दिस इज कॉल्ड इमेज, image of X. Y is the image of X. And what is X? X is the pre-image. इसके बारे में भी चर्चा की जाएगी, इमेज क्या होता है, प्री इमेज क्या होता है, क्योंकि ज्यादा डेफिनेशन में इमेज प्री इमेज करके लिखा गया है तो आप इसे पढ़ने में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट। फिलहाल मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव को देखते हैं एक बार। क्या है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव? ये देखिए, हम बात कर रहे हैं एक सिस्टम की। हम सिस्टम की बात करेंगे तो हमारे पास R फॉर द रिलेशन बिलोंग्स टू X, Y, हम लिख लेते हैं X, Y, A, B भी लिख सकते हैं। अब मैंने कहा कि इसे कहते हैं डोमेन, इसे कहते हैं रेंज। तो अगर हम पुट करें y इज इक्वल टू एक्स, यानी कि डोमेन, रेंज की जगह पर डोमेन को पुट कर दें, रेंज की जगह पर डोमेन बना दे, तो नया रिलेशन क्या बनेगा? नया रिलेशन बनेगा बिलोंग्स टू x, x। यानी कि अगर मैं y की जगह पर x को रिप्लेस कर दूं तो एक नया रिलेशन बनेगा, और वो नया रिलेशन क्या बनेगा? x, x। इस सिचुएशन को बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। एक नाम दे दिया स्टूडेंट्स। अब ढूंढते हैं क्या ऐसा कोई रिलेशन इसमें है? बिल्कुल नहीं है। आप देख सकते हैं 1 4 1 5 1 1 2 2 3 3 4 4 है ही नहीं। अगर मैंने कहा था a को a से बिलोंग करते, सपोज कर लेते हैं a मल्टीप्लाई बाय a, इस तरीके से करते तो 1 1 भी होता, 2 2 भी होता और 3 3 भी होता, और भी बहुत सारे एलिमेंट्स होते, लेकिन ये तीनों एलिमेंट्स भी होते, तो वो रिफ्लेक्सिव की सिचुएशंस कहलाती है। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं किसकी? सिमेट्रिक की। बेटा सिमेट्रिक का मतलब होता है उल्टा पुल्टा, यानी कि तेरी जगह मैं आ जाऊं और मेरी जगह तू आ जाए। इसका मतलब x रिप्लेस टू y एंड y रिप्लेस टू x। यहां पर आपको सिंपली याद रखना है कि x को y आपको दे रखा है, तो आप यहां पर क्या करेंगे? आप पुट करेंगे x इज इक्वल टू y एंड y इज इक्वल टू x, तो नया रिलेशन जो बन के आएगा वो आएगा yx। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट, ध्यान से समझना है। यहां पर मैंने क्या लिखा है? मैंने कहा सिमेट्रिक का मतलब होता है उल्टा पुल्टा। मैंने कहा x की जगह पर देखो y बना दीजिए और y की जगह पर x बना दीजिए, तो उस सिचुएशन को कहते हैं सिमेट्रिक। ये सिमेट्रिक की कंडीशन को फुलफिल नहीं करता है, क्योंकि सिमेट्रिक में क्या होना चाहिए? 1 2 भी होना चाहिए, 2 1 भी होना चाहिए। 1 2 और 2 1 अगर दोनों एक ही सेट के अंदर, एक ही ऑर्डर पेयर के सेट के अंदर आता है तो इसका मतलब वो सिमेट्रिक की सिचुएशन को एग्जिस्ट करता है। इसको मैंने कहा है डिटेल में पढ़ेंगे जब हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज कर रहे होंगे। एक एक क्वेश्चन लेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उसको बिल्कुल उतार लेंगे अपने अंदर, ताकि आपको चीजें क्लियर हो पाए। अभी तो ब्रीफ किया जा रहा है। उसके बाद तीसरा है हमारे पास, क्या है तीसरा हमारे पास? तीसरा है ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव का मतलब समथिंग लाइक ट्रांसफर करना, एक से दूसरे के पास, दूसरे से तीसरे के पास। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं? देखो यहां तक हम समझ लेते हैं पहले क्या करने वाले हैं। हम यहाँ पर करने वाले हैं, हम लिखेंगे पुट x is equal to y and y is equal to z। हमने x की जगह y रख देना है और y की जगह z रख देना है, तो नया जो रिलेशन बन के आएगा वो बनेगा y, z।
जेड एक अनदर एलिमेंट है जो इन्हीं में से लिया गया है, किसी ऑर्डर्ड पेयर में से लिया गया है, उस सिचुएशन को क्रिएट करते वक्त लिया गया है। तो यहाँ पर कहा एक्स वाई एक रिलेशन है और ये एग्जिस्ट करता है, वाई जेड एक रिलेशन है जो एग्जिस्ट हमें कराना है, ऐसा जेड लेना है जो एग्जिस्ट कराए। तो कंक्लूजन क्या होगा इसका कि अगर एक्स और जेड भी, अगर एक्स और जेड भी बिलोंग करता है या कि एन के एग्जिस्ट करता है किसी सिचुएशन को, तो इसका मतलब वो ट्रांजिटिव होगा। अब आप कहेंगे सर ये आपने बता तो दिया लेकिन समझ में नहीं आया, तो मैं आपको बता देता हूं। इसे समझने के लिए आपको क्वेश्चंस करने होंगे, तो हम जब क्वेश्चंस करेंगे तो इसको और अच्छे से समझेंगे। फिलहाल मैंने आपको बताया, क्या बताया कि सेट का मतलब वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है, जो वेल डिफाइंड नहीं है, जिसका सब जने एक जैसा आंसर नहीं दे सकते, वो सेट की कंडीशन में नहीं आता है। ऑर्डर्ड पेयर बताया मैंने, एक्स और वाई की स्पेसिफिक फॉर्म को लिखना कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। रिलेशन मैंने बताया, उसी ऑर्डर्ड पेयर को हम रिलेशंस में डिफाइन करते हैं। कितने रिलेशंस बन सकते हैं, जैसे कि मेरे सामने इस समय यहां पर ए के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं और बी सेट के अंदर 2 एलिमेंट्स हैं। तो लिखेंगे हम यहां पर, यही लिख देता हूं आपके सामने, यहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। सेट ए के अंदर स्टूडेंट आपको कितने एलिमेंट्स दिख रहे हैं, 3 एलिमेंट्स दिख रहे हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, सेट बी के अंदर कितने एलिमेंट्स दिख रहे हैं स्टूडेंट्स, 2 एलिमेंट्स दिख रहे हैं। अब आप देखोगे यहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इंटू बी। जब हम एलिमेंट्स की बात करेंगे या ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर के नंबर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। तो यहां पर आप देखते हो कितने दिखते हैं आपको, 3 2 6। आपको साफ साफ दिख रहा है ये कि इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, इसमें 2 एलिमेंट्स हैं, और जब इसकी ऑर्डर्ड पेयर बनाए तो उसमें 6 एलिमेंट्स थे, इसलिए इसे कार्टेशियन प्रोडक्ट बोला जाता है। ठीक है, लेकिन हम गुणा कराते नहीं है, एक की गुणा 4 में नहीं कराएंगे, ये कॉन्सेप्ट्स नहीं है यहाँ पर सिर्फ 1 को और 4 को लिखना है एक सिस्टमैटिक वे से, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। एक्स आगे होगा, वाई पीछे होगा, और उसी से सिचुएशन आगे बढ़ेगी, जिससे रिलेशन बनेगा, फिर आगे फंक्शन भी बनेगा। फिलहाल हम बात करते हैं नंबर ऑफ रिलेशन, नंबर ऑफ relations, number of relations in A into B। A into B में नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होंगे, तो स्टूडेंट मैं बता देता हूं, ऑर्डर्ड पेयर क्योंकि 2 से बनता है तो 2 रेज़ टू द पावर ये यानी कि 6। तो कितना रहेगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 64 नंबर ऑफ रिलेशंस बनेंगे, 64। मैं फिर से रिपीट करता हूं, क्या कहना चाहता हूं, मैंने कहा एक रिलेशन तो बन गया एम्प्टी सेट का, दूसरा रिलेशन बन गया आपका यूनिवर्सल सेट का, इसके बहुत सारे रिलेशन इसके अंडर में आते हैं, तीसरा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, ऐसे ये अलग अलग रिलेशन, ऐसे कितने रिलेशन बनेंगे, 64 रिलेशन बनेंगे फ्रॉम दीज एलिमेंट्स। तो स्टूडेंट आपको समझ में आया यहां पर नंबर ऑफ रिलेशंस कैसे। अब नंबर ऑफ रिलेशन जो बनते हैं, जिसमें से हम सिर्फ 12th स्टैंडर्ड तक कुछ रिलेशंस का नाम जानेंगे, उसके बाद के रिलेशंस हम फर्दर क्लास के लिए छोड़ देंगे। ये सारे रिलेशंस जो है, ये सारे रिलेशंस में से कुछ रिलेशंस फंक्शन बनते हैं, कुछ रिलेशंस फंक्शंस बनते हैं। यानी कि रिलेशन निकालने का रूल क्या है कि अगर आपको ए और बी दो सेट दे रखा है तो पहले आप ऑर्डर्ड पेयर निकाल लीजिए, ऑर्डर्ड पेयर में जितने एलिमेंट्स होंगे वही पावर कर दीजिए आप क्या, नंबर ऑफ रिलेशन ए टू बी। अगर मैं कहता हूं आपसे नंबर ऑफ रिलेशन ए टू ए, तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे 2 की पावर, ए के अंदर कितने एलिमेंट्स है, 3 एलिमेंट्स है, मल्टीप्लाई ए के अंदर कितने एलिमेंट्स है, फिर से 3 एलिमेंट्स है, तो 2 की पावर 9। जैसे यहां पर ए के अंदर 3 एलिमेंट्स थे और बी के अंदर 2, तो 3 into 2 is equal to 6 आ गया। तो जितने एलिमेंट्स होते हैं उनकी मल्टीप्लाई करके 2 की पावर कर देते हैं, दिस इज कॉल्ड नंबर ऑफ रिलेशंस। स्टूडेंट्स इसे देख लीजिए, कॉपी कर लीजिए एक बार, और उसके बाद हम चलते हैं किसके पास, हम चलेंगे फिर उसके बाद फंक्शन के पास। अच्छा यहां पर एक बात और लिखिए, जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होता है वो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। इक्विवेलेंस रिलेशन कौन होता है, जब वो आपसे कह दे कि डिफाइन इक्विवेलेंस रिलेशन या शो दैट या प्रूव दैट, तो आप उसे देखेंगे उस पार्टिकुलर सिचुएशन को रिफ्लेक्सिव करके दिखाना होगा, शो, और सिमेट्रिक और उसके बाद ट्रांजिटिव, तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा। उसके बाद भी बहुत सारी टर्म्स इंट्रोड्यूस होती है, बट इतना आपको ध्यान रखना है। अब हम चलते हैं फंक्शन के पास स्टूडेंट्स, और फिर कंप्लीट कर देते हैं थ्योरिकली इस कॉन्सेप्ट को। थोड़ा सा लास्ट में प्रैक्टिकल समझेंगे कि इस पार्टिकुलर इतनी सारी कंडीशंस को हम क्यों पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिकली एक्चुअली में इसका इस्तेमाल क्या है, और देन उसके बाद इस वीडियो को एंड करेंगे।
अभी फिलहाल इसे कॉपी कर ले, मैं आपको फंक्शन के बारे में बताता हूं। तो स्टूडेंट्स यहां पर आप समझेंगे फंक्शन क्या है। देखिए इसकी डेफिनेशन क्या लिखी है, अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज कॉल्ड फंक्शन। यानी एक रिलेशन जो सेट ए टू सेट बी होता है उसे फंक्शन बोला जाएगा इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए, यानी कि सेट ए का हर एक एलिमेंट हैज यूनिक इमेज इन सेट बी, यानी कि सेट ए का, सेट ए में जो भी आपको क्या दे रखे हैं, एलिमेंट्स दे रखे हैं, वो सेट बी की एलिमेंट्स के साथ यूनिक इमेज बनाते हैं। इमेज वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिक का मतलब होता है ऐसा इकलौता हो, उसे यूनिक बोलते हैं। अब देखो अगर मैंने कहा कि आपको एक वैल्यू दे रखी है a, b दे रखा है, सपोज कर लेते हैं a, ये है आपके पास डोमेन, ये दे रखा है रेंज। तो मैंने कहा a की इमेज क्या है, इमेज ऑफ a, इमेज ऑफ a इज b, यानी कि a की इमेज b है, a की इमेज b है। अगर इसे फंक्शन बनाना है तो आप लिख सकते हैं अंडर f, यानी कि f एक फंक्शन है, उसके अंडर में a की इमेज जो है वो b है, और ये कहता है a की इमेज यूनिक बननी चाहिए। तो इसकी सिचुएशन देख लेते हैं। अब देखिए स्टूडेंट यहां पर यूनिक इमेज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको एरो डायग्राम लेके दिखाता हूं। ये है आपके सामने दो एरो डायग्राम्स, एक में मैं लिख देता हूं 1 2 3 और एक में लिख देता हूं 4 5 6, अलग अलग कुछ भी नंबर लिख दिए रैंडमली। पहले वाले को मैंने लिखा है डोमेन और दूसरे वाले को लिखा है मैंने रेंज। ठीक है, आपको पता है इस डोमेन यानी ए की इमेजेस कौन है भाई, ए की इमेज कौन है, ए की इमेज है ये इमेज, और ये यूनिक होनी चाहिए। ए की इमेज कौन है, बी। तो मैं कुछ सिचुएशंस आपके सामने बताता हूं, आप ध्यान से समझिएगा। मैंने पहली सिचुएशन में क्या किया, एक के साथ 4 को रिलेट किया और फिर एक के साथ 5 को रिलेट किया। तो मेरी कंडीशन क्या बनी, मैं यहां लिख देता हूं, मैं लिखता हूं यहां पर 1 4 एंड 1 5। तो स्टूडेंट ये फंक्शन नहीं है, दिस इज नॉट फंक्शन। क्यों फंक्शन नहीं है, क्योंकि यूनिक इमेज तो बनी नहीं। यूनिक इमेज क्या कहती है, ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो यूनिक इमेज है इंपॉर्टेंट है कि एक के साथ एक इमेज बनी 4 की, एक के साथ एक इमेज बनी 5 की। जैसे कि मैंने कहा आपसे कि आप अपनी तरफ से कंडीशंस बताएं, एक नंबर मैं बोलूंगा उसके साथ रिलेट करते हुए आप कंडीशन बोलेंगे इसमें से देख के। तो मैंने बोला एक, किसी स्टूडेंट ने तो बोल दिया 1 4, और मैंने बोला एक, तो किसी स्टूडेंट ने बोल दिया 1 5, यानी कि आपके मल्टीपल आंसर्स मेरे पास आए। मेरा 1 तो ठीक था, लेकिन 1 के साथ 4 भी हो सकता है, 1 के साथ 5 भी हो सकता है, 1 के साथ 6 भी हो सकता है। इसका मतलब इसकी यूनिक इमेज यानी कि एक इमेज नहीं बनी, तो ये फंक्शन नहीं है। अच्छा, इसके उलट करके देखते हैं, आपको मैं बताया था क्या चीज फंक्शन होती है। जैसे कि मान लीजिए मैंने कहा ये है आपके सामने 1 4, ओके, और उसके बाद आपको मैं बताया था यहां पर दे रखा है आपके सामने 2 4। मैंने क्या बोला, 1 4 एंड 2 4। इस पर थोड़ा कंफ्यूजन है स्टूडेंट को, मैं बता देता हूं यहां पर क्लियर करके क्या है। जैसे कि लिखा है 1 4 एंड 2 4, दिस इज अ फंक्शन। अब ये क्या है स्टूडेंट्स, देखो मैंने कहा था यूनिक इमेज, मैंने कहा अगर मैंने बोला एक, तो आप क्या बोलोगे उसके साथ, आप बोलोगे एक के साथ रिलेशन देखोगे तो आप कहोगे 4, तो आप बोलोगे 1 4। और कुछ बोल सकते हो क्या, एक के साथ मैंने बोला एक तो आप 4 ही बोलोगे, क्योंकि 1 के साथ 4 का रिलेशन आपको दिख रहा है एरो में। एक ही चीज बोलोगे या कि मल्टीपल में बोलोगे, नहीं एक ही बोलोगे। अगर मैंने बोला 2, तो 2 के एवज में आप क्या बोलोगे, आप कहोगे 2 4। देखो ना 2 4, यानी कि एक सिचुएशन के साथ आप एक ही कंडीशन बोल रहे हो। तो आपको याद रखना है यहां पर याद रखने वाली बात यह है, बिल्कुल रखने वाला बात है कि अगर डोमेन रिपीट होता है तो नॉट फंक्शन, और अगर रेंज रिपीट हो रही है तो फंक्शन है। रेंज रिपीट का कोई लेना देना नहीं है, ये रेंज होती है पीछे वाली, ये रिपीट हो सकती है लेकिन डोमेन रिपीट नहीं होना चाहिए, क्योंकि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग फंक्शन वो कहलाता है जिसकी यूनिक इमेज होती है। तो स्टूडेंट अब बात समझ में आती है, यूनिक इमेज क्या है। अगर यूनिक प्री इमेज बोल देता, प्री इमेज का मतलब रेंज, तो यहां प्री इमेज नहीं बोला है, इमेज बोला है। ठीक है, बात क्लियर होती है। अब यहां पर मैंने बताया आपको कि फंक्शन क्या होता है। फंक्शन यानी कि एक सिचुएशन है जिसे वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट बोलते हैं, वो ये,
उसमें से बनते हैं ऑर्डर्ड पेयर और उस ऑर्डर्ड पेयर के बनते हैं नंबर ऑफ रिलेशंस। नंबर ऑफ रिलेशंस बनते हैं स्टूडेंट्स ऑर्डर्ड पेयर के, लाइक दिस। अब बात करते हैं हम फंक्शन की। तो फंक्शन में मैंने बताया कि इतने सारे फंक्शंस होते हैं। देखिए मैंने लिख दिए हैं, ये है आपके सामने आइडेंटिटी फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, मॉड्यूलस फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन। तो स्टूडेंट्स ये सारे फंक्शंस सिर्फ नाम याद रखने हैं। ये कंडीशंस के ग्राफ बनाए गए हैं, मैंने वो बताए हैं आपको 11th क्लास के सेकंड चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शंस में एक एक ग्राफ को मैंने आइडेंटिफाई कराया है, तो वो भी आपको पढ़ना है, समझना है। अदरवाइज उसके क्वेश्चंस इतने इंपॉर्टेंट नहीं रखते। यहां पर जो क्वेश्चंस बनते हैं फंक्शन से रिलेटेड वो ये बनते हैं, वन वन फंक्शन है या नहीं है, ऑन टू फंक्शन है या नहीं है। वन वन फंक्शन को इंजेक्टिव फंक्शंस बोलते हैं, ऑन टू फंक्शंस को सर्जेक्टिव फंक्शंस बोलते हैं। और स्टूडेंट्स अगर कोई फंक्शन वन वन भी है ऑन टू भी है, याद रखना, तो वो इस सिचुएशंस में बनाने के लिए अगर कोई इन्वर्टिबल फंक्शन है तो वन वन भी होगा ऑन टू भी होगा। अगर कोई फंक्शन इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव दोनों है तो वो बाइजेक्टिव कहलाएगा। तो बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। ये फंक्शंस आप पढ़ेंगे, इसको हम डिटेल करेंगे। फिलहाल मैं आपको थोड़ी सी बात बता देता हूं कंडीशंस को आगे बढ़ा के। क्या है वो कंडीशंस? देखिए आपके सामने दो सेट दे रखे थे, एक सेट ए था एक सेट बी था। सेट ए के अंदर 3 एलिमेंट थे, सेट बी के अंदर 2 एलिमेंट्स थे। ऑर्डर्ड पेयर बना ये, और इसके अंदर 6 एलिमेंट्स थे। अगर मैं बात कर रहा हूं नंबर ऑफ रिलेशन की, तो नंबर ऑफ रिलेशंस जो है स्टूडेंट्स ये होता है आपके पास कि 2 की पावर नंबर ऑफ रिलेशंस इन ए टू बी है ना, ए टू बी का रिलेशन बता रहे, तो 2 की पावर और क्या हो जाएगा नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। तो स्टूडेंट्स मैंने लिखा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, तो इसका मतलब ए के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय बी के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं 2, यानी कि 2 की पावर 6 एंड दिस इज 64। आपको पता लगे। अगर मैं कहता हूं नंबर ऑफ फंक्शंस, नंबर ऑफ फंक्शंस इन ए टू बी, यानी कि ए टू बी जो ऑर्डर्ड पेयर बना है, इससे जो रिलेशन बन के आया है, उन रिलेशंस में से, इतने सारे रिलेशंस में से फंक्शंस क्या होते हैं। और फंक्शंस के बारे में मैंने क्या बताया, फंक्शंस के बारे में ये बताया वो सारे के सारी कंडीशंस फंक्शंस कहलाएगी जिसमें कि क्या डोमेन रिपीट नहीं होना चाहिए। बिल्कुल क्लियर कट बता दूं, डोमेन रिपीट नहीं होना चाहिए, या फिर कह सकते हो यूनिक इमेज होनी चाहिए, कुछ भी नाम से पहचान लो आप। अब यहां पर देखो, अगर मैं इसकी बात करता हूं तो इससे बनेंगे 64 रिलेशन। उन अलग अलग 64 रिलेशन के अंदर क्या चीज रिपीट नहीं होनी चाहिए, डोमेन रिपीट नहीं होना चाहिए। जिसमें डोमेन रिपीट हो रहा है उसको छोड़ देंगे। तो यहां पर हम क्या करते हैं, यहां पर हम कंडीशन इसके अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो नंबर्स कितने बनेंगे, तो बनता है आपके पास ये क्या है आपके सामने, ये है बी, यानी कि ए टू बी है ना, बी के एलिमेंट्स कितने हैं, ए के एलिमेंट्स कितने, तो लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, बी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स की पावर सेट ए के नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। ये आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो बता देता हूं मैं आपको ऐसे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, तो बी के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं 2, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए कितने हैं आपके सामने 3, तो 2 की पावर 3, 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी कि ये आपके सामने 8 फंक्शंस बनाएगा। यानी कि ये सिचुएशन जो आपके सामने है, इस सिचुएशन से 64 रिलेशंस बनते हैं। उन 64 रिलेशंस से सिर्फ 8 फंक्शंस बनते हैं स्टूडेंट्स, सिर्फ 8 फंक्शंस। बात क्लियर होती है। अब आपको समझ में आता है कि फंक्शंस बहुत सारे होंगे, नाम भी बहुत सारे पढ़ेंगे। टेक्निकली हम पढ़ेंगे वन वन फंक्शन क्या होता है, ऑन टू फंक्शन क्या होता है टेक्निकली, लेकिन ये सीरीज, ये सिनेरियो आपको समझ में आना चाहिए। अब इसके बाद एक नाम आता है स्टूडेंट्स, या लास्ट में मैंने लिखा है बाइनरी ऑपरेशन। तो स्टूडेंट्स बाइनरी ऑपरेशन आपको एडिटिव, मल्टीप्लिकेटिव और डिविजन और उसके बाद सब्ट्रैक्शंस, ये 4 बेसिक कंडीशंस को सिखाता है। क्या? एडिटिव यानी कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये 4 बेसिक कॉन्सेप्ट्स को ये समझाता है। और उसके बाद ये कुछ कहानी रचता है जिसमें इसे स्टार से रिप्रेजेंट करता है, बाइनरी। यू नो द लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर, बाइनरी, ए स्टार बी। तो ए स्टार बी, इस कॉन्सेप्ट को हम जब करेंगे, डिटेल करेंगे इसको, 12th क्लास की 4th एक्सरसाइज है, 1.4th एक्सरसाइज, हम इसको बहुत डिटेल में इसको समझेंगे, तब इसको क्लियर करेंगे। लेकिन
हम फंक्शन तक आ चुके हैं। फंक्शन के बाद उस फंक्शन के अंदर एक पार्टिकुलर ऑपरेशन लगाया जाएगा। कम्यूटेटिव ऑपरेशन होता है, एसोसिएटिव होता है, आइडेंटिटी फंक्शन रिप्रेजेंट करते हैं हम यहाँ पर, या फिर इन्वर्टिबल सिचुएशन बनाते हैं बाइनरी के अंदर। उन पार्टिकुलर स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप क्या करेंगे, आप बाइनरी से एक वो कंडीशन बना लेंगे जिसे हम कहते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट बना देंगे। कहां से चले थे हम तो चले थे कुछ नंबर्स कलेक्ट करने में, हम तो चले थे कि अपनी मर्जी से रैंडमली वेल डिफाइंड कलेक्शंस करेंगे, और यहां तो सॉफ्टवेयर तक बनाने की बात बन गई। तो बच्चे मैं आपको यहां पर क्लियर कर दूं कि जितना भी टेक्नोलॉजिकली आप पढ़ते हैं, यानी कि टेक्निकली जितना भी आप प्रैक्टिकल, जैसे कि आपके हाथ में सबसे कॉमन सा गैजेट है मोबाइल। अब मोबाइल फोन की बात कर लेते हैं। देखिए मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर प्रैक्टिकल बताऊंगा। ये कंडीशंस फिनिश कर दी है मैंने, और मैंने आपको बताया, यहाँ पर बताने का मेरा उद्देश्य जो था वो ये था कि आप चीजों को बहुत क्लियरली एक सिनेरियो में समझ पाए। उसके बाद तो हम स्टेप बाय स्टेप, एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज जब करेंगे तो डेफिनेटली आपको चीजें और उसकी टर्म्स समझ में आएंगी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट, जैसे आपके हाथ में कॉमन सा गैजेट होता है, उसे हम मोबाइल कहते हैं। ये आपके सामने मोबाइल है, ये मोबाइल टच स्क्रीन मोबाइल है। आप देखते हैं इस टच स्क्रीन मोबाइल के पीछे एक हार्डवेयर होता है। आपने अगर कभी मोबाइल देखा होगा तो उसमें ग्रीन से कलर की एक प्लेट लगी होती है, उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं, बहुत सारे उसमें छोटे छोटे जो है क्या नाम है, वायर्स वगैरह होते हैं, कंपोनेंट्स ही होते हैं उसके अंदर अलग अलग टाइप के। तो जो कंपोनेंट्स हैं, सपोज कर लेते हैं यहां तक वो कंपोनेंट्स हैं, वो ग्रीन से कलर की जो प्लेट होती है उसमें कंपोनेंट्स है, वो हार्डवेयर है स्टूडेंट। यहाँ पर कुछ कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, ये सब कंपोनेंट्स है, ये हार्डवेयर है जो इस टच स्क्रीन के पीछे है। अब स्टूडेंट्स हमने क्या किया, इन कंपोनेंट्स की फंक्शनिंग करानी है, फंक्शनिंग, जिससे कि आपका मोबाइल जो है वो काम करता है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जिसको हम काम में लेके आ सकते हैं, तो उसकी सिचुएशन क्रिएट की जाती है स्टूडेंट्स, और वो पेपर पे की जाती है, और इस पार्टिकुलर मैनर से की जाती है कि पहले हम किसी ऑब्जेक्ट को तलाशते हैं जो कि वेल डिफाइंड हो, यानी कि वो ऑब्जेक्ट जिसके मल्टीपल आंसर्स ना हो। नहीं तो आप दबाओगे, यहाँ पर प्रेस करोगे आप कॉलिंग बटन और आपका मैसेज हो जाएगा। आप प्रेस करोगे फोटो के लिए कि फोटो खींचनी है, स्नैप कर लेनी है, और आपकी कॉलिंग हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप जो चाहते हो वो नहीं हो पा रहा। क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि जिस बटन पर आप प्रेस कर रहे हो कुछ और का कुछ और बन रहा है। या तो वो फंक्शनिंग खराब हो चुकी है। वो फंक्शनिंग खराब क्यों होगी है? क्योंकि उसकी आपकी एक यूनिक कमांड वो नहीं ले रहा है। यूनिक कमांड लेना जरूरी है, और यही बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसको हम नंबर्स के थ्रू आपको प्रेजेंट करते हैं, ताकि एक स्टूडेंट्स का जो है माइंड सेट हो जाए थ्रू द नंबर्स, नंबर्स के अकॉर्डिंग सेट हो जाए। उसके बाद फर्दर क्लासेस में जब वो जाएंगे, जब वो सॉफ्टवेयर डेवलप करेंगे। हाँ, ध्यान रखना, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि बीसीए और एमसीए के अंदर मैथमेटिकल रिगार्डिंग सॉफ्टवेयर क्रिएट करना नहीं बताया है, हाँ डेवलप करना बताया। यानी कि जो मैथमेटिकल थ्योरी है वो अलग है, और उस पर कोडिंग इंक्लूड करने के बाद हम जब कंप्यूटर पर उसका सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं वो अलग है। एक लैंग्वेज है, उसे आप सीखेंगे, देन उसके बाद उसको बनाएंगे, लेकिन वो पार्टिकुलर मैनर पर चलेगी जो पहले मैथमेटिकल थ्योरी आ चुकी है। तो यहां मैं बात कर रहा हूं मैथमेटिकल थ्योरी की, जिस पर हम कोई चीज को इन्वेंट करते हैं, सोचते हैं, उसके बाद फिर उसको क्रिएट करते चले जाते हैं, अलग अलग जगह पर उसका यूज करते चले जाते हैं। फिलहाल ये मोबाइल है, अगर मैं इसमें कहता हूं दो पार्टिकुलर अलग अलग कंपोनेंट्स के रिलेशंस बनाने हैं, और उसके बाद उसे काम पे लेके आना है, फंक्शन करने। तो मैंने एक देख दिया, 1 2 3, जिसमें पावर सप्लाई हो रही है, ये 3 नाम दे दिए, और जिसके अंदर दूसरा है इनपुट आउटपुट के नाम से हमने 2 दे दिया ना, बाइनरी 0 और 2 पे 0 और 1 पे वर्क करता है, आप जानते हैं। अच्छा, ये 2 नाम दे दिए, एक में 3 लिख दिया, एक में 2। तो देखो यहाँ पर एक में मैंने 3 एलिमेंट्स लिखे, एक में 2, तो नंबर ऑफ रिलेशंस कितने बनेंगे? ऑर्डर्ड पेयर 6 बनेंगे। नंबर ऑफ रिलेशन कितने बनेंगे? नंबर ऑफ रिलेशन बनेंगे 64, 2 की पावर 6 64। और नंबर ऑफ फंक्शंस कितने बनेंगे? नंबर ऑफ फंक्शंस, क्योंकि यहां पर प्री इमेज, मैंने फिर बोला था आपको, यहां पर कहा है नॉट प्री इमेज, इमेज। अगर इमेज रिपीट होती चली जाएगी तो आप काम कुछ करना चाहते हैं और वो फंक्शंस वर्क कुछ और कर लेगा। ये तो है ना। हार्डवेयर आपकी बात नहीं समझता है, आपको उसको कोडिंग के थ्रू, मैथमेटिकल कोडिंग के थ्रू आपको चीजें समझानी होती है। फिर सॉफ्टवेयर पर आपको एक आइकॉन मिल जाता है, उस आइकॉन पे आपको प्रेस करना होता है, लेकिन वो आइकॉन के पीछे का जो मैकेनिज्म है, जो पीछे की एल्गोरिथम है, वो मैं यहाँ पर थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ, क्योंकि आप अभी इतने बड़े स्टैंडर्ड पे नहीं पहुंचे कि उसको मैं प्रैक्टिकली बता पाऊँ। तो मैं इसी तरीके से आपको बता पाऊंगा कि एक्चुअल में ये टॉपिक पढ़ना कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है।
तो यहाँ पर नंबर ऑफ फंक्शंस क्या बताए थे मैंने बताया था 2 की पावर 3 यानी कि 8। यानी कि इन पार्टिकुलर कंपोनेंट से, जो हार्डवेयर के कंपोनेंट्स है, इससे हम फंक्शनिंग करा सकते हैं, यूनिक फंक्शंस बना सकते हैं, और वो सिर्फ 8 फंक्शन कर सकता है। यानी कि इनसे मिलकर 8 ही फंक्शंस रिलेट कर सकते हैं, जिसका कोई नाम रखा जाएगा, जिसका कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करने वाला सॉफ्टवेयर बनाएगा, और सॉफ्टवेयर पर आपको बस क्लिक करना होगा और आपको आपका आउटपुट मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बताता हूं, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट्स के दिमाग में होता है कि सर हम इतनी सारी टर्म्स अलग अलग पढ़ते चले जा रहे हैं सिस्टम से, और इसका क्या इस्तेमाल है हमारी जनरल लाइफ में। तो ऑफ कोर्स आपके हाथ में इस समय जो मोबाइल फोन है, या फिर आपके पास लैपटॉप है, या जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आप यूज करते हो अपने घर में, आप गिनती करिएगा कितने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आप यूज करते हो, वो सब एक सिस्टमैटिक वे से बनाए जाते हैं। और वो सिस्टमैटिक वे का प्रोसेस जो है आपको स्टूडेंट्स को 11th क्लास में और 12th क्लास में सिखाया जा रहा है। उसके बाद अगर वो फर्दर क्लासेस में वो मैथ्स को आगे कंटिन्यू नहीं करते हैं और उसका यूज नहीं करते हैं, तो उनकी प्रैक्टिकल लाइफ में कोई इस्तेमाल नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट तो यही चाहेगी कि सभी बच्चे उसे एक बार बेसिक तो पढ़ें, ताकि बेसिक पढ़ने के बाद कोई एक स्टूडेंट जब पढ़ेंगे ही नहीं, तो आगे जाके डायरेक्टली थोड़ी ले लेंगे अपने कोर्स में कि मैथ्स और रिसर्च सेंटर में चले जाए और फिर उसके बाद इस टाइप की रिसर्च करने लग जाए। ऐसा डायरेक्टली तो नहीं होने लगेगा। तो कौन करेगा कौन नहीं करेगा ये तो हम नहीं बता सकते, तो इसीलिए ये कोर्स में डाला जाता है। आपके रिगार्डिंग में आपको बता देता हूं, आपको सिर्फ अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है। जितनी भी टर्म्स स्टूडेंट्स इसमें सिखाइए, जो फॉर्मूले हैं, टर्म्स हैं, डेफिनेशंस हैं, मैं आपको इजीली एक्सप्लेन कर दूंगा। आपका काम सिर्फ इतना है कि एक जज्बा दिखाना है, जो एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे रहा हूं उसको समझना है, उससे रिगार्डिंग क्वेश्चंस करने हैं, और उसके बाद आगे बढ़ जाना है, आगे के टॉपिक पे मूव कर जाना है। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ कि आप इस टॉपिक को अच्छे से मन से पढ़ेंगे, इस आज के वीडियो लेक्चर को फिनिश करते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ।